खाते ही मनीषा एक झटके के साथ जमीन पर गिर गई। मनीषा फटी हुई आंखों से हैरानी से गौतम की ओर देखने लगी। गौतम ने अपने हाथों की छड़ी जमीन पर पटकी और गुस्से से लाल आंखों से नीचे पड़ी मनीषा से पूछा, बेशर्म औरत, बताओ मुझे ये कामिनी किसकी औलाद है? गौतम गुलेरिया के मुंह से ये सवाल सुनते ही मनीषा के सर पर जैसे अचानक ही बिजली गिर गई थी। अपने हाथों से अपने शरीर को गौतम से दूर घसीटते हुए मनीषा ने धीरे धीरे अपनी ओर बढ़ रही गौतम से कहा, ये क्या सवाल कर रहे हो तुम? कामिनी तो तुम्हारी ही। इससे पहले कि मनीषा अपनी बात पूरी कर सकती, गौतम ने अपनी छड़ी से जोर से मनीषा की टांग पर वार किया। जमीन पर गिरी मनीषा अपनी टांग पकड़कर जोर जोर से चीखने लगी, अरे मार दिया मुझे, मार दिया! ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? इस लड़की ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया लगता है। क्या दिखाया है इसने तुम्हें जो इस तरह से मेरे साथ जानवरों की तरह पेश आ रहे हो? बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए मनीषा फिर से अपने पैरों पर खड़ी हुई और दौड़कर इंस्पेक्टर अब्बास के पास जाकर खड़ी हो गई। मनीषा ने हैरानी से अनिका की ओर देखते हुए अनिका से पूछा, अरे बेशरम लड़की, क्या कहा है ऐसा तूने जो ये मेरे साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं? मुस्कुराती हुई अनिका ने मनीषा से कहा, मैंने तो बस उन्हें एक डीएनए रिपोर्ट दिखाई है जिसमें लिखा है कि कामिनी इनकी बायोलॉजिकल औलाद नहीं है। बस इतनी सी बात को लेकर शायद वो गुस्सा हो गए हैं। अनिका के मुंह से ये बात सुनकर मनीषा का मुंह खुला का खुला रह गया। वो बिना हिले डुले अनिका को फटी आंखों से देखने लगी। गौतम से नजर मिलाने की अब मनीषा में हिम्मत नहीं रही थी। तभी धीरे से मनीषा के पास आकर गौतम ने भारी आवाज में पूछा, बता बेशरम औरत, सच क्या है? कामिनी किसकी औलाद है? मनीषा दौड़कर इंस्पेक्टर अब्बास के पीछे जाकर खड़ी हो गई और कहने लगी, अरे ये लड़की झूठ कह रही है तुमसे। तुम्हें बेवकूफ समझती है ये, इसीलिए तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रही है। अनिका ने फिर से मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में मनीषा से कहा, वो इतने भी बेवकूफ नहीं है। अगर उन्हें मेरे दिए हुए डीएनए रिपोर्ट पर विश्वास ना हो तो अपनी किसी पहचान के लैब में जाकर रिपोर्ट निकलवा लेंगे। तब तो उन्हें जरूर तसल्ली हो जाएगी कि कामिनी उनकी सगी बेटी नहीं है। तरस तो मुझे आज उन पर आ रहा है जिन्हें मैं पिछले कई सालों से पापा कहकर बुला रही थी। आज एक ही पल में उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को गवा दिया। अनिका का ताना सुनकर गौतम अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाए। गौतम ने अपनी छड़ी घुमाई और मनीषा की ओर चलने लगे। तभी मनीषा ने इंस्पेक्टर अब्बास के पीछे छुपते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब बचा लीजिए, ये आदमी आज पागल हो गया है। लगता है आज मुझे ये जान से मार देगा। इंस्पेक्टर अब्बास ने अपने हवलदारों को इशारा करके गौतम गुलेरिया को रोकने को कहा। जब दो हवलदारों ने गौतम गुलेरिया को आगे बढ़ने से रोका, तब इंस्पेक्टर अब्बास ने कहा, देखो, ये तुम्हारा मियाँ बीवी का घर का मामला है, तुम्हें आपस में सुलझाना होगा। इस तरह यहाँ सबके सामने तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। गुस्से की वजह से गौतम की सांसें बहुत तेज चलने लगी थीं। अपनी भारी आवाज में गुर्राते हुए गौतम गुलेरिया ने मनीषा से पूछा, बता बेशरम, सच क्या है? वरना यहाँ पुलिस के सामने मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, चाहे मुझे फांसी हो जाए। मनीषा अब जान चुकी थी कि अगर उसने अभी के अभी गौतम को सारी सच्चाई नहीं बताई तो हो सकता था कि हवलदारों का हाथ छूटते ही गौतम गुलेरिया उस पर अटैक कर दे। मनीषा अचानक ही इंस्पेक्टर अब्बास के पीछे से बाहर आकर चीख चीख कर कहने लगी, हाँ हाँ, कामिनी तुम्हारी बेटी नहीं है, नहीं है वो तुम्हारी बेटी। ये बात सुनते ही प्रेस रिपोर्टर प्रेरणा और उसके साथ आए तमाम लोग अब हैरानी से गौतम और मनीषा के बीच चल रहे इस तमाशे को देखने लगे। मनीषा ने कहा, बार बार मुझे बेशरम कह रहे हो? जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखो। उस अमीर औरत के साथ शादी करने के लिए तुमने मुझे छोड़ दिया था। मुझसे वादा किया कि उसके मरने के बाद तुम मुझसे शादी कर लोगे, मगर उसके मरने के बाद तुम्हारी अय्याशी का सिलसिला शुरू हो गया। तुम तो मुझे पूरी तरह से भूल चुके थे, बस मेरे शरीर का एक खिलौने की तरह इस्तेमाल करने लगे। मुझ में और उन लड़कियों में तुमने कोई फर्क नहीं रखा था जिन्हें पैसे देकर तुम अपनी अय्याशियां पूरी करते थे। उस वक्त एक आदमी आया था मेरी जिंदगी में, मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, मगर वो शादीशुदा था। क्या करती मैं? इसलिए मैंने तुमसे कह दिया कि ये बच्चा तुम्हारा है और तुम जज्बाती होकर मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। और हुआ भी ऐसा ही। असलियत तो ये है कि कितने साल तुम्हारे साथ रहने के बावजूद मैं कभी माँ नहीं बन पाई, क्योंकि तुम कभी बाप बन ही नहीं सकते।
मनीषा की ये कहानी सुनते ही गौतम गुलेरिया की आंखें बंद हो गईं और शर्म से उसका सर झुक गया। जमीन की ओर सर झुकाए गौतम गुलेरिया ने मनीषा से कहा, तुमने इतने साल मुझे एक ऐसी बेटी के मुंह से पापा कहलवाया जिसका मेरे साथ कोई रिश्ता ही नहीं। मैंने उस लड़की को बेटी समझकर प्यार किया जिसका मेरे साथ खून का कोई रिश्ता ही नहीं। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही गौतम गुलेरिया मनीषा की ओर अपने कदम बढ़ाने लगे, इंस्पेक्टर अब्बास ने गौतम गुलेरिया को रोकते हुए कहा, देखो, अगर तुमने अपने आप पर कंट्रोल नहीं किया तो मुझे तुम्हें मजबूरन अरेस्ट करना होगा। गौतम गुलेरिया ने अपने गुस्से पर काबू पाने की बहुत कोशिश की, मगर उस कोशिश में वो अचानक ही कांपने लगे। गौतम गुलेरिया को अभी अभी लाइव कैमरा और पूरे समाज के सामने मनीषा ने नामर्द करार दे दिया था। गौतम गुलेरिया के मन में इस वक्त बहुत सारे इमोशंस एक साथ चलने लगे थे। जिस बेटी को उन्होंने जान से भी ज्यादा प्यार किया था, वो बेटी गौतम गुलेरिया की सगी बेटी नहीं थी। ये बात गौतम गुलेरिया बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। किसी भी बाप के लिए एक ही झटके में अपने बच्चे को दिल से निकालना नामुमकिन था, चाहे वो उसका खून ना हो। गौतम गुलेरिया ने कामिनी को लेकर काफी सपने सजाए थे कि वो उसे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा डॉक्टर बनाएंगे कि कामिनी गौतम गुलेरिया के बुढ़ापे में उसका नाम रोशन करेगी और उसके बुढ़ापे की लाठी भी बनेगी। इतने सालों बाद गौतम गुलेरिया के पास अपना कहने के लिए मनीषा और कामिनी के अलावा कोई नहीं था। गुस्सा, प्यार, धोखा और पछतावा, ये सारे इमोशंस एक साथ गौतम के अंदर घूमने लगे। जब मनीषा ने देखा कि गौतम गुलेरिया कुछ शांत हुए थे, तब गौतम गुलेरिया के पास जाकर उनके कंधे पर हाथ रखकर मनीषा ने कहा, देखो, जो हुआ उसे भूल जाओ। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और हम तीनों पहले की तरह एक परिवार बनकर रहने लगेंगे। कुछ गलतियां तुमने की थी तो कुछ गलतियां मुझसे हुई। हम एक दूसरे को माफ करके फिर से पहले की तरह जिंदगी गुजार सकते हैं। मनीषा की ये बातें गौतम गुलेरिया के कानों पर पड़ रही थीं। तभी अचानक ही गौतम गुलेरिया के गले में खराश महसूस हुई और वो खांसने लगे। मनीषा उनकी पीठ सहलाकर गौतम गुलेरिया की खांसी शांत करने की कोशिश करने लगी, मगर देखते ही देखते गौतम गुलेरिया की खांसी इतनी बढ़ गई कि गौतम गुलेरिया के हाथों से अपनी छड़ी छूट गई और वो जमीन पर एक झटके से गिरे। जब मनीषा ने गौतम गुलेरिया को सहारा देते हुए अपने कंधे पर उनका सर रखा, तब आसपास खड़े लोग ये देखकर हैरान रह गए। गौतम गुलेरिया के मुंह से खून निकल रहा था। अचानक ही गौतम गुलेरिया की खांसी रुक गई और वो मनीषा के कंधे पर सर रखकर बेहोश हो गए। ये देखकर आसपास खड़े लोगों ने जल्दी से एम्बुलेंस बुलाई और गौतम गुलेरिया को एम्बुलेंस में रखकर कुछ लोग मनीषा के साथ हॉस्पिटल निकल गए। अचानक ही मल्होत्रा हाउस के आंगन में जमा हुई भीड़ एम्बुलेंस के पीछे पीछे अपने अपने रास्ते निकल गई। इंस्पेक्टर अब्बास और उनके साथी पुलिस वाले चुपके से निकल रही प्रेरणा और उसकी टीम के रास्ते में आकर खड़े हो गए। इंस्पेक्टर अब्बास ने प्रेरणा से कहा, मैं तुम्हें और तुम्हारी टीम को गिरफ्तार करता हूँ। बिना इजाजत किसी की प्रॉपर्टी में जबरदस्ती घुसाना, बिना परमिशन के उसका इंटरव्यू लेना, मेंटल टॉर्चर, मेंटल हैरासमेंट और मानहानि के चार्ज में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। इससे पहले कि प्रेरणा कुछ कह पाती, एक लेडी कांस्टेबल और कुछ हवलदार ने प्रेरणा और उसकी टीम को अरेस्ट कर लिया और उन्हें पुलिस वैन में बैठाकर पुलिस स्टेशन ले गए। आशीष डोगरा ने वो पुराना टेप रिकॉर्डर अनिका के हाथों में देते हुए कहा, ये मेरे कोई काम का नहीं। मेरे ख्याल से ये टेप रिकॉर्डर अब शायद तुम्हारे भी कोई काम का नहीं, मगर इस रिकॉर्डर में तुम्हारी माँ की आवाज है। जब भी जी करे अपनी माँ की आवाज सुनने का तो इसे प्ले करके सुन लेना। आशीष डोगरा के हाथ से टेप रिकॉर्डर लेते हुए अनिका ने कहा, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। ये कहते हुए अनिका घर के अंदर जाने लगी। तभी पीछे से आशीष ने आवाज लगाते हुए कहा, मुझे लगा था तुम मुझसे पूछोगी कि तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर कौन है। आशीष डोगरा की ये बात सुनते ही अनिका के पांव रुक गए। अनिका ने मुड़कर हैरानी से आशीष डोगरा की ओर देखा। आशीष डोगरा अपने दोनों हाथ अपनी जेब में रखकर अनिका की ओर धीरे से चलकर आने लगा। आशीष ने अनिका से कहा, मुझे लगा तुम अपने बायोलॉजिकल फादर का नाम सुनने के लिए बेचैन हो जाओगी। अनिका ने धीरे से आशीष से पूछा, क्या तुम जानते हो वो कौन है? आशीष ने एक हल्की सी मुस्कान देते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं जानता, मगर मुझे लगा कि तुम जानना चाहोगी।
अनिका ने आशीष की बात का जवाब देते हुए कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनिका बाप शब्द के मायने शायद भूल चुकी थी। जिस इंसान को 25 सालों तक वो बाप समझती रही, अचानक ही एक दिन अनिका को पता चलता है कि वो उसका बाप था ही नहीं और उसके साथ इतने सालों का रिश्ता सिर्फ एक फेक ड्रामा था। अनिका के लिए उसकी माँ की यादें ही काफी थीं। वो यादें जो बहुत थोड़ी थीं, मगर अनिका को ताकत देने के लिए काफी थीं। अनिका का जवाब सुनकर आशीष डोगरा हैरान हो गया था, मगर वो जानता था कि अनिका एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। टेप रिकॉर्डर अपने हाथ में पकड़कर अनिका ने आशीष से कहा, मुझे लगता है मेरी माँ आपके खानदान से बहुत क्लोज थी। मुस्कुराते हुए आशीष ने कहा, जी हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे इतना जरूर पता है कि हमारे खानदान वालों ने आपकी माँ से वादा किया था कि वो आपकी देखभाल करेंगे। कहीं ना कहीं डोगरा परिवार ने उनका वादा पूरा नहीं किया और आपके साथ जो कुछ भी हुआ, कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार डोगरा परिवार भी है। और मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरा परिवार आपके मुश्किल वक्त में आपके काम नहीं आ सका। अनिका को पता नहीं चल रहा था कि वो इस बात का क्या जवाब देती। अनिका एक फेक स्माइल देकर वापस घर में जाने लगी। तभी आशीष और अनिका को पीछे से इंस्पेक्टर अब्बास की आवाज सुनाई दी, एक्सक्यूज मी, आप दोनों को मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, अभी इसी वक्त। हैरान अनिका और आशीष डोगरा एक दूसरे की ओर देखने लगे। अनिका ने आगे आकर इंस्पेक्टर अब्बास से पूछा, हमने क्या किया है इंस्पेक्टर? आप हमें पुलिस स्टेशन क्यों ले जाना चाहते हैं? इंस्पेक्टर अब्बास ने कड़क आवाज में अनिका से कहा, देखें, हमने जिन चार्जेस में इस प्रेस रिपोर्टर को अरेस्ट किया है, उन चार्जेस को वेरीफाई करने के लिए हमें आप दोनों से पूछताछ करनी होगी। बेहतरी इसी में है कि आप दोनों मुझे कोऑपरेट कीजिए, वरना मैं एक लीगल नोटिस देकर भी आप दोनों को पुलिस स्टेशन बुला सकता हूँ। इंस्पेक्टर अब्बास की बातों से वो काफी डिसिप्लिन था और वो कड़क मिजाज के पुलिस इंस्पेक्टर लग रहे थे, मगर अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इतने छोटे से केस के लिए वो उन्हें समन क्यों कर रहे थे। अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास से पूछा, मगर इंस्पेक्टर, ये तो एक मामूली ट्रेसपासिंग का केस है, इसके लिए आप हमें समन क्यों करना चाहते हैं? इंस्पेक्टर अब्बास अपनी जीप की ओर चलते हुए अनिका और आशीष से कहने लगे, इसका जवाब भी आप दोनों को पुलिस स्टेशन में ही मिल जाएगा, आइए बैठिए। आशीष डोगरा और अनिका हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे, मगर वो जानते थे कि इंस्पेक्टर अब्बास के साथ इस वक्त कोई आर्ग्यूमेंट नहीं की जा सकती थी, इसलिए दोनों चुपचाप इंस्पेक्टर अब्बास के साथ जीप में बैठ गए। इससे पहले कि किशन मामा और अंजलि मामी पुलिस की जीप के पास पहुंच पाते, इंस्पेक्टर अब्बास अपनी जीप को लेकर तेजी से मल्होत्रा हाउस से बाहर निकल गए। पुलिस स्टेशन में अनिका और आशीष डोगरा को अलग अलग कमरों में रखा गया। अनिका को एक इंटेरोगेशन रूम में एक लैंप के नीचे बिठाया गया। रूम में चारों ओर बिल्कुल अंधेरा था। उस लैंप की हल्की रोशनी के नीचे बैठी अनिका ये सोच रही थी कि आखिर इतने छोटे केस के लिए इस तरह से इंटेरोगेशन क्यों किया जा रहा था। तभी अचानक ही इंस्पेक्टर अब्बास अनिका के सामने की चेयर पर आकर बैठ गए। इंस्पेक्टर अब्बास ने लैंप की रोशनी में आगे आते हुए अनिका की आंखों में आंखें डालकर पूछा, तुम अपनी माँ स्वाति मल्होत्रा के बारे में कितना जानती हो? इंस्पेक्टर अब्बास के मुंह से ये सवाल सुनकर अनिका हैरान हो गई।